ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। दिन की हर बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से आज करेंगे बात। आज आपने राजनीतिक दलों का अंबेडकर प्रेम तो देखा होगा, लेकिन क्या आपकी नजर नेताओं के अंबेडकर फ्रेम पर गई? ये अंबेडकर फ्रेम क्या है, आपके लिए डिकोड करेंगे आज राजनीतिक दलों के बीच अंबेडकर का सबसे बड़ा अनुयायी बनने की एक होड़ लगी थी। आज अंबेडकर के बहाने दलित राजनीति के वोट फैक्टर का विश्लेषण भी आपके सामने रखेंगे। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी कौन सा सम्राट सपना देख रही है? क्यों वो बार बार सीएम पर बयान देकर लाडले सीएम नीतीश की टेंशन बढ़ा रही है? ये खबर भी आगे आपका इंतजार कर रही है। और वक्फ के नाम पर बार बार बंगाल में क्यों उठ रही है हिंसा की चिंगारी? रात 8:30 बजे देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट अंधेर नगरी। तो आज सबसे पहले बात राजनीति के अंबेडकर उत्सव की। हमने इसे अंबेडकर उत्सव का नाम इसलिए दिया क्योंकि इस उत्सव ने देश के लगभग सभी सियासी दलों को दलित राजनीति के धागे से बांध दिया है। इस उत्सव में अंबेडकर के नाम पर सभी सियासी दल एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। आज देश बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती मना रहा है। राजनीतिक दलों के बीच खुद को अंबेडकर का सबसे बड़ा अनुयायी दिखाने की एक होड़ लगी। संविधान के शिल्पकार के बहाने देश के सियासी दल दलित वोट बैंक की राजनीति को साधते नजर आए। मौजूदा राजनीति में ऐसे दृश्य कम नजर आते हैं जब बीजेपी कांग्रेस के नेता एक साथ एक फ्रेम में इस तरीके से नजर आए। व्यंग में लोग इसे राजनीतिक दलों का अंबेडकर फ्रेम कह रहे हैं क्योंकि आज बीजेपी के मंत्री और प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता एक दूसरे के साथ हंसते हुए बातचीत करते हुए नजर आए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बीजेपी शासित दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ एक सोफे पर बैठे नजर आए। इन तस्वीरों के बीच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के एक कथन का जिक्र करना जरूरी हो जाता है। उन्होंने कहा था, हम सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं। तो क्या सियासी दलों के नेता अंबेडकर के उसी भारतीयता के सिद्धांत का पालन करते हुए साथ खड़े हैं? क्या वो बीजेपी या कांग्रेस से पहले भारतीय होने की भावना के साथ एक दूसरे से मिल रहे हैं? दुर्भाग्य से इसका जवाब नहीं है, क्योंकि मौजूदा राजनीति में जब जब अंबेडकर की बात होती है तब सियासी दलों की नजर दलित वोट बैंक पर टिकती है। दिल्ली के प्रेरणा स्थल से लेकर लखनऊ तक, लखनऊ से लेकर पटना तक अंबेडकर जयंती के केंद्र में वही दलित वोट बैंक है जो अंबेडकर को अपना मसीहा मानता है। और उसी वोट बैंक का हमदर्द बनने के लिए हर नेता अंबेडकर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा नजर आता है। बात शुरू अंबेडकर से होती है, लेकिन घूम फिरकर सियासत पर आती है। और यही वजह कि अंबेडकर जयंती के दिन जब प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा के हिसार में रैली करते हैं तो कांग्रेस पर बाबा साहेब के अपमान का आरोप लगा देते हैं। जब बाबा साहब हमारे बीच नहीं रहे तो कांग्रेस ने उनकी याद तक मिटाने की कोशिश की। कांग्रेस ने बाबा साहब के विचारों को भी हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहा। डॉक्टर अंबेडकर संविधान के संरक्षक थे। कांग्रेस संविधान की भक्षक बन गई है। बीजेपी कांग्रेस पर अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाती है। कांग्रेस बीजेपी पर अंबेडकर के संविधान को कुचलने का नैरेटिव गढ़ती है। कुल मिलाकर राजनीति की धुरी दलित वोट बैंक के इर्द गिर्द ही घूमती है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की तरफ से अंबेडकर सम्मान अभियान की शुरुआत की जाती है। कांग्रेस गुजरात अधिवेशन से दलितों को अपने एजेंडे में सबसे ऊपर रखने की बात करती है। अपने गृह जिले इटावा में अखिलेश यादव अंबेडकर की प्रतिमा का उद्घाटन करते हैं। बार बार पीडीए के बहाने खुद को दलित हितैषी बताते हैं। उधर बिहार में नीतीश दलितों के बीच पैठ बनाने के लिए भीम संवाद का आयोजन करते हैं। अब सवाल है, आखिर क्यों हर राजनीतिक दल को दलित वोटों की इतनी दरकार है? इसे समझाने के लिए कुछ आंकड़े आपके सामने रखती हूं। देश में दलितों की कुल आबादी करीब 17%। देश में 84 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जो एससी या दलितों के लिए आरक्षित रिजर्व्ड हैं।
लोकसभा की 172 सीटें ऐसी हैं जहां दलितों की आबादी 20% से ज्यादा है। 65 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां दलित जनसंख्या 25% से ज्यादा है। इसके अलावा 34 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां दलित आबादी का नंबर 34% है। यानी दलितों को साथ कर रखना हर राजनीतिक दल के लिए जरूरी भी और उसकी सियासी मजबूरी भी। मौजूदा वक्त में दलित वोटों के लिए जोर आजमाइश के केंद्र में साल के आखिर में होने वाले बिहार विधानसभा और फिर 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा के चुनाव हैं। बिहार में दलितों की जो आबादी है 19% से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में दलितों की आबादी का आंकड़ा करीब 21% पर ठहरता है। लोकसभा के नतीजों को लेकर अगर बिहार में रिजर्व दलित सीटों की बात की जाए तो फिर दलितों के लिए रिजर्व्ड 84 में से 6 सीटें बिहार में आती हैं। इनमें सबसे ज्यादा 3 सीटें एलजेपी रामविलास पासवान पार्टी के पास है, 1 सीट जेडीयू, 1 सीट एनडीए में शामिल जीतन राम मांझी की हम और 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। अब जरा उत्तर प्रदेश के आंकड़ों पर भी नजर डाल लीजिए। उत्तर प्रदेश में 17 सीटें दलितों के लिए आरक्षित हैं। 8 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा, 7 सीटें समाजवादी पार्टी के पास, 1 सीट कांग्रेस के खाते में, 1 पर चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी का कब्जा है। क्योंकि अंबेडकर देश में दलित राजनीति के सबसे बड़े प्रतीक हैं, इसीलिए उनकी जयंती पर दलित पॉलिटिक्स का तापमान चढ़ा हुआ है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमारे संविधान को आखिरी स्वरूप देने का काम किया। हमारा संविधान एक पुस्तक नहीं है, हर नागरिक का रक्षा की व्यवस्था ये संविधान के अंदर की है। मोदी साहब सिर्फ लोगों को बोलने लगाते हैं जो कांग्रेस के खिलाफ, नेहरू जी के खिलाफ, कहते हैं कि इन्होंने क्या किया। तुम क्या किए ये बताओ। बाबा साहब के कौन से उसूल अपनाए आप? हम लोग देखते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को, उनकी प्रतिमा को समय समय पर लोग खंडित करते हैं। वही लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का न संविधान मानते हैं, न बनाए हुए संविधान में जो कानून है उसको मानते हैं। ये समाजवादी पार्टी कहती थी कि बाबा साहब का कहीं स्मारक बनेगा तो हम उसको तोड़ेंगे, लेकिन आज बाबा साहब को सम्मान मिल रहा है। बाबा साहब के मूल्य और आदर्शों के प्रति पूरा भारत आज उन्हें कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। या जनता दल यूनाइटेड हो या भाजपा हो या एनडीए के और पार्टनर्स हो बिहार में, इन लोगों ने अंबेडकर जी के विचारधारा से विपरीत काम करने पर तुले हुए हैं। कड़वी हकीकत यह है कि जिन दलितों को लेकर आज इतना सियासी शोर है, उन दलितों को राजनीतिक दल हमेशा वोट बैंक वाले लेंस से ही देखते आए। देश में आज भी दलितों की स्थिति में ज्यादा बदलाव हुआ नहीं। आज भी दलितों को मंदिरों में घुसने से रोक दिया जाता है। दलित समुदाय के दूल्हों को बारात में घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जाता। दलित समुदाय के युवकों को मूछें तक रखने पर सजा दे दी जाती है। यहां तक कि दूर दराज के कुछ इलाकों में चप्पल या जूते पहनने पर भी उनकी पिटाई तक कर दी जाती है। इतना ही नहीं, देश के 6 राज्य ऐसे हैं जहां से दलितों पर अत्याचार के 76% मामले सामने आते हैं। इस बीच बीते लोकसभा चुनाव ने दलित वोटों के समीकरण को बहुत बदला है, जिससे एनडीए और इंडिया गठबंधन के साथ बाकी दलों का फोकस इस वोट बैंक की तरफ बढ़ा है। 2024 लोकसभा चुनावों के बाद से दलित वोटों को लेकर राजनीतिक दलों के बीच खींचतान में तेजी आई। इसका सबसे बड़ा फैक्टर यूपी में फैजाबाद या अयोध्या की सीट बनी, जहां राम मंदिर की लहर के बीच अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के दलित उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने जीत हासिल की। इस सीट ने दलित वोट बैंक को एक बार फिर देश की राजनीति के केंद्र में ला दिया है। इस जीत को लेकर माना गया कि सीट पर दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों ने समाजवादी पार्टी का साथ दिया, जो अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला वाला दाव था। 2027 के विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश इस पीडीए दाव को आजमाना चाहते हैं। ये संविधान हमारी ढाल है, संविधान ही हमारी संजीवनी है। आज जब हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद कर रहे हैं, उनके बनाए हुए संविधान और उनके दिए हुए संविधान पे हम संकल्प लेते हैं, इतना भी जोखिम उठाना पड़े, पीडीए परिवार के लोग संविधान को बचाने का काम करेंगे। वैसे बीते लोकसभा चुनावों में एनडीए और इंडिया गठबंधन को मिले कुल दलित वोटों में भी ज्यादा बड़ा अंतर नहीं था। एनडीए दलों को 36% दलित वोट मिला, तो इंडिया अलायंस की पार्टियों के खाते में 32% दलित वोट गया।
यही वजह है कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भी बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तीनों दल दलित वोटों को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटे हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती भी इसमें पीछे नहीं है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को दलित समुदाय की जाटव जाति का 21% वोट मिला, समाजवादी पार्टी को इसी जाति का 9%, बीएसपी को 65% और कांग्रेस को 1% वोट मिला। दलित समुदाय की दूसरी जातियों की बात करें तो बीजेपी को 41%, समाजवादी पार्टी को 23%, बीएसपी को 27% और कांग्रेस के खाते में 4% वोट गया। यानी दलित वोटों का काफी बिखराव हुआ। अब पार्टियों की कोशिश दलितों को एक साथ जोड़कर अपने पाले में लाने की है। इसीलिए योगी बांग्लादेश में अत्याचार झेल रही हिंदू आबादी को दलित बताकर एक नया दांव चलते हैं और कांग्रेस कहती है कि दलितों के लिए सब कुछ उसने ही किया है। बांग्लादेश में जो भी हिंदू है, जो प्रताड़ित हो रहा है, जो पीड़ित है, ये सभी दलित हिंदू हैं। और दलित हिंदू वहां पर किस कदर उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं आपने देखा होगा। न कांग्रेस ने, न समाजवादी पार्टी ने, न ममता बनर्जी ने, किसी ने भी उनके पक्ष में आवाज नहीं उठाई तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने उठाई। कांग्रेस ने ही तो फ्री में एजुकेशन दिया, वजीफा दिया, हॉस्टल दिया, नौकरी दिया, तमाम क्षेत्रों में कोटा परमिट दिया, दलितों को, भूमिहीनों को भूमिहीन दिया। उन्होंने ही तो आवाज दिया, उन्होंने ही पढ़ाया लिखा, उन्होंने सब कुछ किया। ये तो छीन ले रहे हैं। इन सबके बीच सियासी दलों के दलित कार्ड की अगली परीक्षा बिहार में होनी है। बिहार से ही तय होगा कि आगे दलित वोटों का झुकाव किस तरफ होगा। आज जो पार्टियां अंबेडकर को अपनी अपनी सियासी सहूलियत के हिसाब से पूज रही हैं, उन्हें बाबा साहेब की एक बात याद रखनी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, मुझे पूजने की नहीं, पढ़े जाने की जरूरत है। लेकिन राजनीतिक दल ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि उनकी वोट वाली राजनीति के मॉडल में ये जो सियासी सिद्धांत है बाबा साहेब का, वो कहीं फिट नहीं बैठता। आइए आगे बढ़ते हैं, बात अगली खबर की। इस खबर के केंद्र में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एक बयान है, जिसने दिल्ली से लेकर हरियाणा और बिहार तक सियासी तापमान बढ़ा दिया है। दरअसल रविवार को गुरुग्राम में ज्योतिबा फुले का जयंती कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बिहार चुनाव को लेकर कहा, हम बिहार चुनाव सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लड़ेंगे। सैनी ने यह भी कहा कि हरियाणा के बाद अब बिहार में विजय की बारी है। सीएम सैनी जब ये बोल रहे थे, तब कार्यक्रम में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत एनडीए के कई बड़े नेता मौजूद थे। सीएम सैनी के सम्राट चौधरी को लेकर दिए इस बयान ने एक नई सियासी बहस छेड़ दी है। दरअसल एनडीए अब तक यही कह रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन चुनाव के बाद नीतीश सीएम बनेंगे या नहीं, इस पर तरह तरह के कयास हैं। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं बिहार चुनाव सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लड़ेंगे। अब ये सोची समझी रणनीति के तहत दिया गया बयान है या फिर सिर्फ एक कयास है, ये जानना अहम हो जाता है। पहले आपको हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का वो बयान सुनवा देती हूँ और फिर इस बयान के सियासी मायने क्या हैं वो बताएंगे विस्तार से। बात आप लोगों को जरूर कहूंगा, भाइयों, सम्राट चौधरी जी बैठे हैं, हरियाणा के बाद बिहार की बारी है। ये विजय की पताका ये रुकनी नहीं चाहिए। ये विजय का झंडा ये बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा और हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में फहराया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सम्राट चौधरी को लेकर ये जो बयान दिया काफी अहम हो गया। सियासी गलियारों में चर्चा है कि नायब सिंह सैनी ने धीरे से इस बात को आगे बढ़ाया है ताकि माहौल को भांपा जा सके। अब सवाल है, एनडीए में सीएम उम्मीदवार को लेकर अलग अलग बयान क्यों आ रहे हैं? क्या नायब सिंह सैनी का यह बयान जेडीयू के लिए एक मैसेज है? क्या बिहार में बीजेपी जीत के बाद नीतीश कुमार से किनारा करने की प्लानिंग कर रही है, जैसा विपक्ष भी कह रहा है? या फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री का सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का बयान महज एक कयास है? कहते हैं कि धनुष से निकला हुआ तीर और जुबान से निकली हुई बात वापस लौटकर आती नहीं, और यहां भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। तभी तो सैनी के इस बयान पर एनडीए भी अब संभल कर बोल रहा है। बीजेपी कह रही है बिहार में एनडीए सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। जेडीयू कह रही है बिहार में एनडीए की सरकार बड़े बहुमत से बनेगी, अगुवाई इसकी नीतीश कुमार करेंगे। आरजेडी कह रही है 2 दिन बाद दूसरा नाम आ जाएगा, ये लोग आपस में नूरा कुश्ती करते रहे हैं। कांग्रेस ने इसे एनडीए के भीतर चल रही
खींचतान करार दे दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह बयान गुरुग्राम में दिया, लेकिन इसकी तपिश पटना तक महसूस की जा रही है। उनका कहने का जो ध्येय था वो कोई नेतृत्व पर नहीं था। उन्होंने इस बात को बताया कि सम्राट चौधरी जी भी इस चुनाव के एक अंग होंगे भारतीय जनता पार्टी की ओर से। बिहार में बीजेपी का सीक्रेट प्लान हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने लीक कर दिया। अब तो जेडीयू को मान लेना चाहिए कि बिहार में बीजेपी के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी होंगे। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचाना, दिक्कत यही है। अपने घर की कला तो संभाल लें, एनडीए पे छोड़ दीजिए किसके साथ क्या करना है नहीं करना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान, माननीय सम्राट चौधरी जी का बयान, एनडीए घटक दल के पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष का बयान, तो बिहार की सरजमी से एक ही आवाज निकलती है, नीतीश है तो निश्चिंत। बिहार में एनडीए और महागठबंधन एक जैसे सियासी संकट में फंसे हैं और यह संकट है सीएम और सीटों के बंटवारे को लेकर। कुल मिलाकर दोनों गठबंधन में एक ही सवाल टेंशन का कारण है और सवाल यही है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए और महागठबंधन में रेस चल रही है, कहीं सीट के लिए तो कहीं सीएम फेस के लिए। हर कोई अपने अपने हिसाब से बार्गेनिंग करना चाहता है। चुनाव जो हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कह दिया है कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में ही लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री सैनी की इस बात पर सहयोगी जेडीयू अमित शाह वाली बात याद दिला रही है। गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि 2025 के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो इसका निहितार्थ एकमात्र है कि 2025 में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव एनडीए लड़ेगा। 2 दिन पहले ही पटना में एनडीए की एक बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें गठबंधन के सभी अहम नेताओं की मौजूदगी थी। इस बैठक में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी थे। उस वक्त सम्राट चौधरी ने खुद कहा था कि नीतीश ही एनडीए के नेता हैं और आगे भी रहेंगे। एकदम क्लियर है, इसमें कहाँ दो मत है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होंगे और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी। यानी सम्राट चौधरी नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं और सैनी साहब सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का झंडा बुलंद कर रहे हैं, जिस पर विपक्ष को भी बैठे बैठाए मौका हाथ लग गया है। बीजेपी में कौन नहीं सीएम बनेगा, ये तो बता दो। काहे ना आप लोग झगड़ा लगवा रहे हैं उन लोगों में। 2 दिन बाद दूसरा नाम आ जाएगा, क्यों चिंता कर रहे हैं लोग। आपस में थोड़ा कुश्ती लोग करते रहे। सवाल बंगाल में हिंदुओं के ऊपर, सनातनी के ऊपर जो लूट चल रहा है, अत्याचार चल रहा है, इसका जिम्मेदार ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी एक भी शब्द नहीं बोल रहे। लूट कर लिया है, इसका इरादा ही ऐसा ही है। हिंदू लोग है, इसको मारो पीटो लूटो जो भी करो। ये ममता बनर्जी की सरकार की लापरवाही, अनदेखी से आज सारे बंगाल धीरे धीरे खतरे की ओर बढ़ रहे हैं। ममता बनर्जी, आपके पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ उसके बाद उसे अंधेर नगरी न कहें तो और क्या कहें। एक राज्य जहां जनता की चुनी हुई मुखिया है, कानून है, व्यवस्था है, लेकिन क्या ये सब सिर्फ नाम के लिए? क्योंकि घंटों हिंसा का तांडव होता रहा, लोग चिल्लाते रहे, लेकिन पुलिस आसपास नजर नहीं आई। हिंदू परिवारों का आरोप है कि चुन चुन कर उनके घर को
दुकानों को निशाना बनाया गया। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त पश्चिम बंगाल के रक्त चरित्र की गवाही बनकर जो तस्वीर मौजूद है, वो बार बार अपनी सीएम ममता बनर्जी से सवाल पूछ रही है कि आखिर वो हिंसा होने से क्यों नहीं रोक पाई। 8 अप्रैल से वक्फ कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन हो रहे थे। छिटपुट हिंसा की खबरें आ रही थी, लेकिन शुक्रवार को ऐसी हिंसा भड़की कि दीदी की पुलिस दंगाइयों के सामने बेबस नजर आई। सवाल यह है, जब पहले से ही माहौल संवेदनशील था, हिंसा भड़कने की आशंका थी, तो ममता बनर्जी का पूरा सिस्टम सोया क्यों था? आज हर तस्वीर ममता दीदी से अपने जख्मों का हिसाब मांगेगी और दीदी को जवाब देना होगा। हम लोग को सुरक्षा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ अराजकता चलता है, यहाँ गुंडागर्दी चलता है। हम लोग यहाँ पे एकदम सेफ नहीं है। हम लोग को दुकान तोड़ दिया है, आदमी को मार काट दिया है। परमानेंट टू बीएसएफ कैंप यहाँ होना चाहिए एकदम। कि ये स्टेट गवर्नमेंट का जो पुलिस है, इसके ऊपर हमारा कुछ भरोसा नहीं है। देख रही है ना दीदी, सुन रही है ना आप, ये आपके ही राज्य पश्चिम बंगाल के लोग हैं जिनका आपसे और आपके पूरे सिस्टम से भरोसा ही हट गया है। हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। यहाँ अराजकता चलता है, यहाँ गुंडागर्दी चलता है। हर शुक्र जब भी कोई जुलूस होता है, शुक्रवार नमाज के बाद इधर आतंक फैलाना जाता है। किसी मुख्यमंत्री के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि जब उसके राज्य की जनता का भरोसा पूरी व्यवस्था से ही हट जाए। दो दुकान है, दोनों दुकान में घर में घुस के पूरा आग लगा दिया। 3 घर मतलब पूरा आग लगा दिया है। और कुछ मतलब पानी भी पीने का ये नहीं है। सब टैंकी होंगे, सब मतलब कि सब मतलब तोड़ फोड़ के मतलब कुछ भी ये नहीं है यहाँ पे। रोते बिलखते इन लोगों को ममता से इंसाफ की कोई उम्मीद तक नहीं है। कि हम लोग यहाँ माइनॉरिटी है, नंबर 1। नंबर 2, ये एडमिनिस्ट्रेशन है जो कुछ नहीं किया है। हम लोग उसको बुलाते रहे लेकिन वो लोग नहीं आए हैं। 4 घंटे तक यहाँ पर तांडव चला है और यहाँ पे पुलिस स्टेशन जस्ट 200 मीटर की दूरी में है। इलाका का सिचुएशन तो बहुत ही खराब है, बहुत ही डरावना मचा हुआ है। हम लोगों को शांति चाहिए, सुरक्षा चाहिए और ऐसा सिचुएशन क्यों आया है उसका भी सॉल्व चाहिए हम लोगों को। शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में हिंसा का कैसा तांडव हुआ, उसे समझने के लिए आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। पुलिस की एक जीप बिल्कुल बीचों बीच दिखाई दे रही है और दंगाइयों की ये भीड़ जीप को खदेड़ रही है। कितना खौफनाक दृश्य है। पुलिस वाले धीरे धीरे गाड़ी को पीछे ले जा रहे हैं, लेकिन भीड़ को देखिए जो किसी भूखे भेड़िए की तरह झपट्टा मारने पर उतारू है। ममता दीदी, अगर आपके राज्य में पुलिस व्यवस्था का लोगों के बीच डर होता तो भीड़ ऐसा करने की हिमाकत नहीं करती। पुलिस की जीप के शीशे तोड़ दिए गए। हाथों में तिरंगा है, लेकिन उसी हाथ से कानून को तोड़ने का कोई खौफ नहीं है। सारे पुलिस वालों को पता था कि ये मुद्दा गर्मा जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर की लापरवाही के चलते आग भड़क गई। पुलिस वालों की जीप आग के हवाले कर दी गई
और पुलिस वाले डर की मारे भागने लगी, किसी की दुकान पे नहीं तो किसी के कमरे में जाके खुद को बचाने लगी। सिर्फ गाड़ियां तहस नहस नहीं हुई, मुर्शिदाबाद जिले में तो घर और दुकानों को भी फूंक दिया गया। हम लोग अभी है मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज, यहाँ पर एक दुकान के सामने हम हैं। दुकान को अगर आप लोग देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि कैसे यहाँ पे तोड़फोड़ किया हुआ है। और जो तोड़फोड़ यहाँ पे किया गया है, सिर्फ ये दुकान पे ही नहीं, यहाँ पर एक घर है जहाँ पर बहुत सारा लोग ऊपर में रहते हैं और यहाँ पर एक होटल भी है। वहाँ पर देखने में आया है कि सभी घर में ऐसा ही तोड़फोड़ का जो कोशिश वो हुआ है। हम लोगों का घर, ये लोगों का मकान वकान सब कुछ जला दिया और हम लोगों का घर में भी टंकी उनकी सब एक या ट्रेन से लेकर बसों तक को निशाना बनाया गया। वो लोग बहुत अच्छा काम कर दिया, मुर्शिदाबाद में हिंदू नरसंहार कर दिया और मुथाबड़ी में हिंदू शॉप और हिंदू घर लूट लिया ना, इसलिए धन्यवाद ज्ञापन मीटिंग होगा और फिराद हाकिम उन्होंने बिरयानी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब देश के मन में सवाल है कि आखिर हिंसा हुई क्यों? तो हिंसा के पीछे है वक्फ कानून, जिसके खिलाफ ममता बनर्जी ने हुंकार भरते हुए कहा था कि भले ही ये कानून देश में लागू हो जाए, लेकिन वो इसे पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वॉका प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। हमारा इधर में 33% माइनॉरिटीज है, तो हम क्या करेगा? उसको निकाल देगा? कैसे निकाल सकते हैं? अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि ममता सरकार ने पश्चिम बंगाल में हिंसा की जमीन खुद तैयार की है। कुछ ही घंटे में बीएसएफ आ गया, मुर्शिदाबाद ठंडा कर दिया। अब बीएसएफ ठंडा कर सकता है तो ममता बनर्जी का पुलिस क्या चूड़ी पहन के बैठा है? हाँ, ठंडा करना नहीं चाहते हैं, ऑर्डर नहीं देंगे, बैठा कर रखेंगे, टेबल के अंदर छुप जाएगा हमारे पश्चिम बंगाल का पुलिस और हमारे हिंदू भाई बहन लोग का मार दिया जाएगा। ये हम लोग बर्दाश्त करेंगे? ममता बनर्जी चाहते हैं दंगा लगे। आप एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, 2 मिनट नहीं लगेगा आपको सीट से उतरने में, आपको अरेस्ट किया जाए और आज आप रायट लगा रहे, आपको अरेस्ट किया जाए। इसमें कोई दो राय नहीं कि पूरा विपक्ष वक्फ कानून के विरोध में है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि राज्य की कानून व्यवस्था को ही ताक पर रख दिया जाए। ममता दीदी, पश्चिम बंगाल में तो लॉ एंड ऑर्डर आपका जिम्मा है, पुलिस आपके कहने पर चलती है, फिर आपकी पार्टी के नेता मुर्शिदाबाद हिंसा के लिए भी केंद्र सरकार को कैसे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? ये जो थोड़ा बहुत झमेला होता है इधर उधर, ये खाली बंगाल में नहीं सारा देश में होता है। इसके लिए जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, वक्फ बिल और वो जो जबरदस्ती। इसे कुतर्क न कहे तो क्या कहें? राज्य आपका, पुलिस आपकी, सिस्टम आपका, लेकिन हिंसा पर सवाल पूछो तो कहेंगे पूरे देश में होती है और जिम्मेदार केंद्र सरकार है। 4 घंटे से हम लोग लड़ रहे थे, देखिए घर सब घर आग लगा दिया, सिलेंडर मिलेंडर सब जला दिया, सब घर अगला आसपास में मंदिर तो। इस बार बिना विधानसभा और पंचायत चुनाव के ही हिंसा का शोर सुनाई दे रहा है, क्योंकि हिंसा का ये शोर आपकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सूट करता है। दरअसल ममता बनर्जी की राजनीति को ये शोर सूट करता है, क्योंकि ममता बनर्जी को मुसलमानों के वोट चाहिए। जहां तक मुर्शिदाबाद की बात है तो 2011 की जनगणना के मुताबिक मुर्शिदाबाद में 66% से ज्यादा मुस्लिम आबादी। हाल के करीब सभी चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने हर सीट जीती। मुर्शिदाबाद की 3 जो सीटें हैं लोकसभा की, वहां सांसद ममता की तृणमूल कांग्रेस की। राज्य विधानसभा में मुर्शिदाबाद के 22 में से 20 सदस्य टीएमसी के। इतना ही नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद इकलौता ऐसा जिला जहां 1901 के बाद से मुस्लिम आबादी हमेशा से हिंदुओं के मुकाबले ज्यादा रही। और अब मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद हालात ऐसे हो गए कि हिंदू परिवार इस इलाके से पलायन कर रहे हैं।
आसपास के जिलों के स्कूल्स में जाकर शरण ले रहे हैं। लेकिन ये नौबत आई क्यों, इसके लिए आपको ममता के बयान वीरों के कुछ बयान सुनवाते हैं। আমরা কলকাতাকে যদি বলতাম জ্যাম করব তো 50টা জায়গায় 2000 করে বসে যেতাম। সেটা এখন হয়নি, পরে কিন্তু হবে। বলে করব, বলে প্রথমে জেলাকে একটু টাইট করি, তারপরে কলকাতার 50টি জায়গায় 10,000 করে কত লাগবে। सुना आपने, ये ममता सरकार के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी हैं जो वक्फ कानून के विरोध में भड़काऊ बयान दे रहे थे। ममता के अगले बयानवीर सांसद को सुनिए जो आंख निकालने की धमकी दे रहे थे। আপনার বাবা দাদাদের কবরস্থান রক্ষা করার দায়িত্ব যেমন আপনাদের তেমন আমাদের। একটার পর একটা ভারত মায়ের যে অলংকার, সে অলংকার একটার পর একটা তারা বিক্রি করতে চাইছে। অবশেষে তারা ওয়াকফ সম্পত্তির দিকে লক্ষ্য দিয়েছে। ये टीएमसी सांसद बापी हल्दर हैं जो वक्फ की संपत्ति पर नजर रखने वाले की आंख निकालने और हाथ तोड़ देने की धमकी दे रहे थे। क्या ये सांसद की भाषा है? जिस राज्य के मंत्री और सांसद जब कानून को अपने हाथ में लेने की ऐसी अपील करेंगे और उनकी सीएम धृतराष्ट्र बनकर सब कुछ होने देंगी, तो फिर उस राज्य से तो दूसरे समुदाय के पलायन की ही तस्वीरें सामने आएंगी। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक्स पर पोस्ट की हैं और उनके मुताबिक ये मुर्शिदाबाद के धुलिया के वो परिवार हैं जो हिंसा के बाद डर से नदी को पार करके पलायन कर रहे हैं। दांगा के बाद इसका घर जला दिया हो, 150 घर जला दिया। उसके बाद वहाँ पर सब हक्का इज्जत बचाने के लिए सब ये पर चलाया। नदी है, नदी के ऊपर था, हम लोग गया, नौका से बोट है, बोट पर ले आया। नहीं सर, कुछ नहीं लेके नहीं आ पा रहा हूँ सर। ये सिर्फ गिंजी और ये प्यार नहीं, इसका सिवा कुछ नहीं, पैसा टेसा कुछ नहीं। मुर्शिदाबाद से हिंदू परिवारों के पलायन की दूसरी तस्वीर देखिए जहां अपने घरों को छोड़कर छोटे छोटे बच्चों के साथ लोग पश्चिम बंगाल के मालदा के रिलीफ कैंप में शरण ले रहे हैं। लेकिन पलायन की तस्वीरों पर नाकामी स्वीकार करने की बजाय ममता के मंत्री उसमें भी सुरक्षित बंगाल का एंगल ढूंढकर खोखली दलील पेश कर रहे हैं। घटना घट गई है, उसको लेके ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आज ऐसा क्या घटना जो हुआ निंदनीय है, निंदनीय है। जो भी किया वो निंदनीय किया। इसका पीछे कौन है ये निकालना पुलिस के काम है और निकालेगा, मेरा विश्वास है। मगर ये घटना नहीं चाहिए था ये, क्योंकि ये बंगाल की पवित्र भूमि है। सिचुएशन की जो गंभीरता है उसको समझना पड़ेगा कि बंगाल आखिरकार बांग्लादेश बनाने के लिए कौन साजिश रच रहा है। जो साजिश रचने वाले हैं, जो उनको सपोर्ट देने वाले हैं, जो खाद पानी दे रहे हैं, उन सब के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। वोट बैंक की राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जब चुना हुआ सीएम कुर्सी पर बैठता है तो फैसले राजनीतिक स्वार्थ से नहीं होते बल्कि संविधान के हिसाब से होते हैं। और संविधान कहता है कि पद पर बैठा व्यक्ति बिना किसी धर्म, जाति, रंग और क्षेत्र किसी भेदभाव के बिना राज्य के आखिरी व्यक्ति के हित में काम करेगा। लेकिन माफ कीजिएगा दीदी, पलायन की इन तस्वीरों को देखकर लगता नहीं कि आपने राजधर्म निभाया है। शमशेरगंज के बेतबोना गांव पे हम लोग अभी हैं, जहां के 700 परिवार अभी वो छुपे हुए हैं मालदा के एक स्कूल पे। शुक्रवार और शनिवार को यहाँ पे जो हिंसा या अशांति का जो घटना घटा है उसमें से 700 परिवार के घर को तोड़ा गया था। अभी एक घर पे अभी हम लोग हैं, वहाँ पे जहाँ भी आग जाता है या कैमरा लेंस के थ्रू से हम दर्शकों को दिखा सकते हैं, वहाँ पे पूरा उसको तोड़फोड़ किया गया है। सिर्फ तोड़फोड़ ही नहीं, वहाँ पे आग भी लगाया गया है। अभी ये जो गाँव पे हम लोग खड़े हैं, BSF
बीएसएफ वाले को अभी डिप्लॉयमेंट यहाँ पे किया गया है। लेकिन यहाँ के जो रहने वाले हैं उनका प्रश्न यही है कि फिर कब वो लोग ये अपने घर पे लौट सकते हैं, कब उनका जो जीवन था पहले की तरह होगा। बीजेपी आरोप लगा रही है कि पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में हिंदुओं को मिटाने की साजिश की जा रही है। देखिए, मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, नदिया, बीरभूम, हावड़ा जिला को हिंदू शून्य करने की साजिश चल रही। बांग्लादेश से आकर के लोग यहाँ उत्पात कर रहे हैं, तो इसीलिए बार बार यहाँ हिंदू समाज के ऊपर आक्रमण हो रहा है। मोताबाड़ी मालदा में, जंगीपुर मुर्शिदाबाद में, झाऊबना मुर्शिदाबाद में, जगह जगह रामनवमी के पहले लोगों को डराने का प्रयास किया गया। साजिश हुई या नहीं इसका पता तो जांच में चलेगा, लेकिन कानून का डंडा चलने में देर जरूर हुई है, ये साफ है। तस्वीरें सोमवार की हैं, जब वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन में भाग लेने के लिए भीड़ कोलकाता जा रही थी। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो भीड़ उग्र हो गई और फिर कानून का पाठ पढ़ाने के लिए डंडा चला। हालात न बिगड़े इसके लिए भारी पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया। कोलकाता अचल कर देगा पूरा। आज जो हुआ अभी टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, बाद में होगा, देखते रहे। कानून का ये डंडा अगर पहले ही चल गया होता तो मुर्शिदाबाद से लेकर 24 नॉर्थ परगना तक हिंसा की ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आ रही होती। आगजनी की ये तस्वीरें सोमवार की हैं, जब एक साथ कई बाइकों को आग के हवाले कर दिया गया। एक तरफ ममता की पुलिस दावा कर रही है कि हालात पूरी तरह से काबू में आ चुके हैं और हर तरफ शांति है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जावेद शमीम भी जब सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो लंबी चौड़ी पीसी में बार बार एक ही बात दोहराते रहे कि अब सब शांति है। We have tried to ensure that peace is restored as quickly as possible and we are very hopeful last দুদিনে যে ঘটনাক্রম চলছে তাতে যে খুব শীঘ্র খুব তাড়াতাড়ি টোটাল নরমালসি रिटर्न टू जंगीपुर और मुर्शिदाबाद। एडीजी साहब, कहाँ है शांति? जब आपकी पुलिस को पता था कि वक्फ कानून के खिलाफ आपकी सीएम ने न सिर्फ मुस्लिमों से एकजुट रहने की अपील की थी बल्कि बड़े स्तर पर प्रदर्शन भी हो रहे थे, फिर लोकल इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रही थी कि आपको कानों कान खबर नहीं लगी और इतने बड़े पैमाने पर हिंसा हो गई? इतना कुछ हो गया, अब जाकर ममता को शांति याद आई। कोलकाता में एक कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने शांति की अपील करते हुए कहा, शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन का अधिकार सबको है, लेकिन कृपया चाहे आप कोई हो, ABCDEFGH कोई भी हो, कानून को अपने हाथ में ना लें। कानून की रक्षा के लिए उसके रक्षक हैं, हमें कानून के भक्षक नहीं चाहिए। मेरे साथ भारत की बात में आज इतना ही। ABP न्यूज आपको रखे आगे।